4 बज चुके हैं। दिल्ली का मतदान एक तरफ है, जिस 70 सीटों पर 70 रिपोर्टर हमारे पूरे लेखा जोखा दिन भर का बता रहे हैं लगातार, तो दूसरी तरफ है बिहार की राजनीति। हम दोनों खबरों पर अपनी नजर रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है, तो दूसरी तरफ बिहार में लग रहा है कि अब वहां पर चेहरा जो है मुख्यमंत्री का वो बदलने वाला है। जीतन राम मांझी की बगावत लगातार हम इतने दिनों से देख रहे थे और अब जो है टकराव सीधे सीधे है। अभी तक जो हुआ है उसके हिसाब से कैबिनेट में मांझी समर्थक नरेंद्र सिंह ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन नीतीश समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि प्रस्ताव खारिज हो गया है। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है। ये एक ही पार्टी में 2 गुट खड़े हो गए हैं। अब जीतन राम मांझी उस शख्स को देखिए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए बैठा क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें बिठाया। अब तक कम से कम राजनीति में ये एक लोकप्रिय चेहरा, एक जाना माना चेहरा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और अब जो संकट है वो इन दोनों के बीच टकराव का। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसके बाद जो मंत्री बाहर निकले, क्या कहा है उन्होंने, वो एक बार सुना देते हैं आपको। कैबिनेट मीटिंग में 2-3 एजेंडा छोटा मोटा था। उसके बाद एक प्रस्ताव लाया गया नरेंद्र जी के द्वारा, कि प्रस्ताव में कहा गया कि हम लोग ऐसी एक प्रस्ताव यहां ले लें कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के खिलाफ कुछ लोग हम लोग बोलना कि नहीं, ऐसा प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। इसमें सीएम ने कहा कि हम ये बारी बारी से सबसे पूछते हैं। उन्होंने बारी बारी से सबसे पूछा, 6-7 मंत्री उनके पक्ष में बोले, बाकी सारे मंत्री ने इस प्रस्ताव के खिलाफ बोला। अब प्रस्ताव के बारे में हमने कह दिया, जो मुख्य सचिव की भूमिका में है नेगी साहब, उनको कह दिया गया है कि हम मंत्रियों की जो भावना है उसको ध्यान में रख के प्रस्ताव बन जाइएगा, और नहीं तो आप ही फाइनल अथॉरिटी नहीं है, आगे भी जो लोग हैं उनके पास भी हम लोग। सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, अब क्या होगा? श्वेता, अभी तो विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है यहाँ जनता दल यू की, जो कि नीतीश समर्थक जो विधायक हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर हमने देखा कि विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, मंत्री आए हुए हैं। तो उस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जहाँ तक कैबिनेट बैठक में जिस तरह का प्रस्ताव लाया गया और जिसका विरोध हुआ, 21 मंत्रियों ने विरोध किया, जबकि मुख्यमंत्री लेकर 8 मंत्री जो थे वो उसके समर्थन में दिखे। तो कुल मिलाकर वो प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन एक आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि अभी भी मुख्यमंत्री चाहे तो उस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। हो सकता है कि 2 मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त किया था, बाकी मंत्रियों को भी बर्खास्त करके केवल 7 के अनुमोदन पे भी वो प्रस्ताव को भेज सकते हैं राजभवन में। तो कुछ भी हो सकता है और अब सबकी निगाहें अभी जीतन राम मांझी और राजभवन पर होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा जाता था कि अभी वो कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार से मिलने आए, उनके आवास पर मिलने आए। करीब 1.25 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद, हालांकि बैठक के निकलने के बाद किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में ये पता चला कि जीतन राम मांझी बार बार यही कहते रहे कि मुझे पद पर बने रहने दिया जाए, जिसके लिए पार्टी तैयार नहीं थी। और इसमें 1.25 घंटे का वक्त लगा उन्हें समझाने में, और उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में गए और कैबिनेट की बैठक में 2-3 प्रस्ताव के बाद जो प्रस्ताव लाया गया वो हतप्रत करने वाला था, वो किसी के। इस पूरे माहौल को समझने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब अचानक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार थी बिहार में उसमें दरार आ गई। नीतीश कुमार अलग रास्ते चल दिए, लालू यादव का साथ उन्हें एक बार फिर मंजूर हो गया, लेकिन बीजेपी से उनकी लड़ाई रही। अब देखिए जो वहां पर स्थिति है बिहार की विधानसभा में, जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर वो चुनाव लड़े थे। पिछला जब विधानसभा चुनाव हुए थे 111 उसमें जेडीयू के हिस्से थी, 87 सीटें बीजेपी के पास थी। साझा मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार के तौर पर, लेकिन जब से ये अलग हुए उसके बाद आरजेडी उनके साथ गई, कांग्रेस को समर्थन देने में गुरेज नहीं था। सुभाष कश्यप जी इस वक्त संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष कश्यप जी, इस वक्त की स्थिति असल में बिहार की समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपनी पार्टी से बगावत कर देने की स्थिति हम देख रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि आप विधायक दल की बैठक भी बुलाते हैं तो वो असंवैधानिक है, भले ही आप वो बैठक कर लें। जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस वक्त अगर 7 विधायक हैं मुख्यमंत्री के साथ मंत्री, और बाकी जो 21 है वो कह रहे हैं कि हम नहीं, कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सूरत सामने आ रही है हमारे, तो क्या मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की स्थिति में 21 के
उनके खिलाफ होने के बावजूद वो भंग करवा सकते हैं विधानसभा को? देखिए, सवाल ये है कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ। कैबिनेट के बाहर कोई क्या कह रहा है उसका रेलेवेंस नहीं है। कैबिनेट ने क्या तय किया, और कैबिनेट की मीटिंग सीक्रेट होती है, ओपन टू दी प्रेस नहीं होती। तो कैबिनेट में क्या हुआ इसका निर्णय जो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से रिपोर्ट जाहिर होगी उसी से मालूम होगा, वही पब्लिक डोमेन में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। मंत्री तो जो जी कोई रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट कोई आई क्या कैबिनेट की? नहीं, देखिए, जो अभी तक आधिकारिक जो खबरें हमें पुष्ट तौर पर दी जा रही हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि प्रस्ताव रखा गया विधानसभा भंग करने के लिए। 7 जो मंत्री थे वो इसके साथ में थे, लेकिन बाकी जो 21 थे वो नहीं थे। अब इस स्थिति में एक बार फिर बताया जा रहा है कि फिर से कैबिनेट की बैठक हो सकती है वहां पर। क्या जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो चाहें तो बाकी सबको बर्खास्त कर दें मंत्रियों को, और जो ये 7 हैं उनमें जो प्रस्ताव रखा गया है वो जो समर्थन कर रहे हैं, और आखिरकार कैबिनेट भंग हो जाए वहां पर? क्या ये मुमकिन है? हम डिस्टेंट पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं जी। संविधान में स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेंगे। तो जितने भी मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर निर्भर रहते हैं, और मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी समय राज्यपाल को एडवाइस दे सकता है कि अमुक मंत्रियों को हटा दिया जाए या अमुक मंत्रियों को उनकी जगह रख दिया जाए। ये एक तो संवैधानिक बात ये हुई। दूसरी, कैबिनेट की जो मीटिंग होती हैं वो सीक्रेट मीटिंग होती हैं, ओपन टू दी प्रेस नहीं होती। तो उसमें क्या हुआ उसका ऑथेंटिक रिपोर्ट अभी मुझे तो अवेलेबल नहीं है। जो आपके समाचार माध्यमों से पता चल रहा है वो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वॉकआउट कर गए 21 मंत्री या जितने भी वॉकआउट अगर कर गए तो उन्होंने अपने को रिलेवेंट कर लिया, और कैबिनेट के अंदर अगर मेजोरिटी अगेंस्ट प्रस्ताव के जी तो प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता जी। तो ये कहना पड़ेगा, ये बताइए कि क्या प्रस्ताव पास हुआ विधानसभा भंग करने का या नहीं हुआ, इसके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मेजोरिटी अगेंस्ट थी तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ होगा, और अगर वॉकआउट कर गए और बाकी लोग जो रह गए उन्होंने तय किया तो फिर वो कैबिनेट का निर्णय। विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप जी। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप हमसे बातचीत कर रहे थे। जाहिर है अभी तक जो मंत्री बाहर निकले हैं और अपनी जुबान से उन्होंने जो बातें कही हैं, सुभाष कश्यप जी का कहना है कि वो चीजें एक तरफ हैं, लेकिन वाकई हुआ क्या है ये सारी चीजें तय करेंगी कि बिहार में आने वाले दिनों में सरकार की सूरत क्या हो सकती है। इतना जरूर है कि जो मुख्यमंत्री है वो सबसे ऊपर है और वो राज्यपाल है, उसके पास जाकर इस बात की सिफारिश आगे भी कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, स्थिति है तो बहुत पेचीदा, ये समझ पाना कि अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि जब से जीतन राम मांझी बने थे तब से कहा जाता था पपेट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखिए पपेट के जो धागे हैं वो खुद से हिलने लगे और वो सबसे बड़ा सरदर्द बन गए हैं नीतीश कुमार के लिए। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि एक कैबिनेट की बैठक दोबारा उन्होंने बुला ली है, ये सही है सुजीत? देखिए, कैबिनेट की बैठक आमतौर पर सचिवालय में हुआ करती थी, लेकिन आज की जो बैठक हुई है वो मुख्यमंत्री आवास में हुई है। तो आवास से ये सारे जो भी उनके विरोधी मंत्री थे मांझी के, वो वहाँ से निकल गए हैं। तो उसके बाद जो भी 7 मंत्री जो मुख्यमंत्री लेकर जो 8 मंत्री हैं वो अभी भी अन्य मार्ग में ही जमे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव वो दे सकते हैं कि विधानसभा भंग किया जाए। उन्हें 5 बजे दिल्ली भी जाना है, जो कल नीति आयोग की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। ऐसा अपुष्ट खबरें भी हैं कि शायद प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यहाँ के, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, धर्मेंद्र प्रधान, वो अभी दिल्ली में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये इंगित करती है कि निश्चित रूप से ये कोई ना कोई फैसला होगा, और ये जो विधानसभा भंग करने का जो सिफारिश है उसको किया जा सकता है। ये महज संयोग है। यानी हम ये समझ सकते हैं सुजीत की 12:15 बजे दिल्ली के नतीजे आने से पहले तक पता चला बिहार में तस्वीर बदल चुकी है, बिहार का चेहरा बदल चुका है, लेकिन थोड़ा सा तो इंतजार करना होगा। सुजीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।
देखिए, प्रचार के भी कई तरीके होते हैं। आप नेगेटिव प्रचार कीजिए, पॉजिटिव प्रचार कीजिए, लेकिन किरण बेदी ने किस तरह से, या यूं कहें कैसा आरोप उन पर लगा, किस तरह के प्रचार का, देखिए किस तरीके से भागते हुए वो वोटरों से मिलने के लिए बढ़ रही थी। आम आदमी ने पार्टी ने कहा कि ये तो चुनाव के दिन भी वो प्रचार कर रही हैं, वोटिंग के दिन प्रचार कर रही हैं। वोटिंग की ये वो दौड़ है जिसे किरण बेदी दौड़ रही हैं। ये दौड़ है सबसे पहले उन उंगलियों तक पहुंचने की जो ईवीएम मशीन तक जाएं और कमल पर बटन दबा दें। इसलिए तो अपने चुनावी क्षेत्र कृष्णा नगर में बेदी खुल के दौड़ी। शायद दिलो दिमाग ने यही गवाही दी हो कि क्या पता ये दौड़ ही दिल्ली चुनाव की मैराथन में अव्वल ला दे। एशियन चैंपियन, नेशनल चैंपियन, दौड़ लगाते। ये पार्टी दौड़ के 2/3 मेजोरिटी से लाएगी। ये पार्टी इस वक्त दौड़ रही है जीत की ओर, जीत की ओर दौड़ रही है। किरण बेदी का भले ही ये पहला चुनाव था, लेकिन उनकी अपनी विधानसभा यानी कृष्णा नगर में जब वो पहुंची तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। कृष्णा नगर विधानसभा पहुंचते ही अपनी एसयूवी को छोड़ किरण बेदी सड़कों पर कुछ इस तरह चली जैसे वो चुनाव में नहीं मैराथन में भाग ले रही हो। बेदी खुद को नेशनल चैंपियन कहती है, लेकिन अभी तो दांव पे दिल्ली का ताज लगा है। इसलिए सुबह सुबह वोट देने के बाद कार के बोनट पर खड़ी हो गई। शायद लोगों को यह एहसास दिला रही हूं कि दिल्ली के लिए जरूरी हुआ तो कार का बोनट भी सरकार के लिए सबसे बड़ा मंच बना सकती हैं। बालकृष्ण और कपिल शर्मा के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। 65 साल की उम्र है, लेकिन खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, उसके बाद पुलिस अफसर भी रही हैं, सुपर कॉप रही हैं, अब दौड़ लगा रही हैं। देखते हैं वोट दौड़ के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है उस तरफ भी एक नजर डालते हैं। वॉर रूम बाकायदा आम आदमी पार्टी ने एक तैयार किया हुआ है। सीसीटीवी उन्होंने अपने तैयार रखे हैं और बताया जा रहा है कि अलग अलग बूथ्स पर, अलग अलग सीट्स पर उनके ये सीसीटीवी हैं और मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पर उसे बारीकी से। निर्वाचन आयोग के जो सीसीटीवी हैं उनके आउटपुट पर बारीकी से नजर रख रही है आम आदमी पार्टी, और कहीं पर भी अगर उसे कुछ गड़बड़ी के आरोप मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, तो वो सीधा इसकी शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में हालांकि इस बार जिस तरह की तैयारी है, एक तो ये भी है कि लगातार 4 साल से लोग वोट ही डाले जा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, दिल्ली विधानसभा, एक बार फिर दिल्ली विधानसभा, तो सबका रिहर्सल भी पूरा हो चुका है। जो वोटर हैं उन्हें भी मालूम है कहाँ जाना है, कैसे वोट डालना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है दोबारा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं से कुछ गड़बड़ी ऐसी आम आदमी पार्टी को लग रही है कि चीज़ें हो जा रही हैं, कहीं पर कतारें लंबी हैं, तो उसकी वजह उन्हें जानबूझकर लग रही है। हालांकि इसका भी अपना उनका विश्लेषण होगा कि आखिर क्यों ऐसा वो मान रहे हैं कि लंबी कतार अगर रह गई, लोग वोट नहीं डाल पाए तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, वोट पड़ गए तो बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जुड़ रहे हैं। कुमार विश्वास, आप लोगों को तो विश्वास पिछले चुनावों में भी था कि आप लोग सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, इस बार भी आपको है। किस तरह की संकेत मिल रहे हैं आपको आज दिन भर से? मुझे उल्टा दिखाई दिया। मैं जहां जहां गया, जिन बूथ पर गया, वहां मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक तो बस्ते सिमटते हुए मिले, जैसे पिछली बार कांग्रेस के लोग छोड़ रहे थे चुनाव को बीच में ही, ऐसे कुछ छोड़ा। और बहुत सारे मुझे भाजपा के ऐसे सिंपैथाइजर्स मिले जिन्होंने कहा कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं क्योंकि हम पार्टी की बहुत सारी नीतियों से या उनके इस तरह के पैराशूट छोड़ने से सहमत नहीं है। विशेष रूप से हर बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस एक प्रच्छन्न छाया का समर्थन मिलता था संघ का और उसके अनुषंगिक संगठनों का, इस बार वो समर्थन उसको नहीं मिला। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे लगा कि वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, उस तरह से निकालना वोटर्स को उनके पास नहीं है। दूसरा, 1 बजे तक जो 32-33% वोट हुई है वो सेक्शन था जिसको हम एड्रेस करते हैं, आम आदमी पार्टी जिसको एड्रेस करती है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, माइनॉरिटीज, यूथ, महिलाएं, तो वो ज्यादा निकला। तो मुझे लगता है कि हम अग्रिम बढ़त पर हैं। समर्थन की बात आपने कर ली है, तो सबसे बड़ा समर्थन तो आपको मिल गया। इमाम बुखारी पब्लिक में आकर उन्होंने कह दिया था वोटिंग से एक दिन पहले। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इमाम बुखारी पहले भी समर्थन दे चुके हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास की ये पहली पार्टी है जिसने किसी धर्मगुरु के इस तथाकथित समर्थन को अस्वीकार किया, वरना इनकी हिम्मत नहीं थी कि राम रहीम की चौखट पर खड़े मिलते हैं, कभी रामपाल की चौखट पर खड़े मिलते हैं, कभी कहीं किसी बाबा के पास जाते हैं, कहीं किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तीनों चारों पार्टियों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। हम पहली बार थे जिसने हमने कहा कि हमें आपका सियासती जो ये मजहब है और मजहब का जो आप सियासतीकरण कर रहे हैं ये नहीं चाहिए। हमारे साथ हिंदू मुसलमान सब हैं। तो जो भारत का मॉडरेट हिंदू वर्ग है और भारत का जो मॉडरेट मुसलमान है, बेसिकली जो अंदर से सेकुलर है, वो दिल्ली में बड़ा एड्रेस हुआ। और रात रात में जो मॉनिटरिंग की गई कि पर्चे ना बांटने, उसका भी बड़ा असर पड़ा।
और जो ट्विटर फेसबुक पे इन्होंने एक गंदगी फैलाई थी, जो हेट्रेड ये फैलाते हैं, HDL और गालियां और बहुत गंदे गंदे अपशब्द बोलना, उसको भी मध्यम वर्ग ने बहुत संजीदा तरीके से लिया और जवाब देने की कोशिश की इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी खारिज करे ना करे, कम से कम दिल्ली को एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति, वोटों की ये का ध्रुवीकरण इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। बहरहाल नुपुर शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी समर्थकों पर, किस तरीके से उनकी मामा की बेटी को उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ नुपुर शर्मा है, उनका आरोप है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनके कोलीग को धक्का भी दिया, ये बात करते हैं। नुपुर, किस तरह से क्या हुआ, क्या आपका आरोप है? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल बूथ टू बूथ राउंड कर रहे हैं हम सुबह से, जो हर प्रत्याशी करता है। और सांगली में साउथ फुले मार्ग के ऊपर एक जो भी क्लस्टर है सांगली अपार्टमेंट्स के पीछे, कॉपरनेकस रोड के पीछे, वहाँ पे बूथ का राउंड करने के बाद जब मैं सांगली में के अंदर क्लस्टर के अंदर, क्योंकि दूसरी जगह मेरी गाड़ी खड़ी थी दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे 100 मीटर के अंतर्गत वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता स्वेटशर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो थी, मफलर था, टोपी लगा के 10-15 लोगों के बीच में भीड़ में खड़े होकर कहते हैं कि झाड़ू को वोट बटन दबाइए। प्रचार खत्म हो चुका है। एज अ प्रत्याशी मेरा फुल हक बनता है कि मैं बोलूँ कि आप प्रचार नहीं कर सकते। हमने उनको रोका कि आपकी स्वेटशर्ट कैसे पहन रखी है, आपने क्या बोल रहे हैं। इतनी देर में मैं पुलिस के पास चली गई क्योंकि बदतमीज बहुत आदमी बहुत बदतमीज था। पुलिस वहाँ पे घेरा हो गई तो उस आदमी ने स्वेटशर्ट निकाली और एक अपनी आम आदमी एंटी औरत पार्टी कहूंगी मैं इसको, एंटी औरत पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के स्वेटर के अंदर छुपाई। जब वो छुपी, ये चीज आपकी ही मीडिया की कुलीग ने और मेरी बहन ने देखी और रोकने की कोशिश करी, खुद भागने वाली थी कि आप ये स्वेटशर्ट जब्त करवाइए, ये बरामद होगी, पुलिस कंप्लेन करेंगे, आप प्रचार कर रहे थे। इतनी देर में जब उसने स्वेटशर्ट निकालने की कोशिश करी तो मेरी बहन ने स्वेटशर्ट ली और उस आदमी ने मेरी बहन को धक्का दिया और ये सबके सामने हुआ है। माफी चाहती हूँ डॉक्टर किरण बेदी के खिलाफ इतनी घटिया भाषा, फिर इतना अहंकार की माफी ना मांगना, और अब ये, और वो मेरी खुद की मामा की लड़की है जो आपके पीछे खड़ी है, ये बदतमीजी बिल्कुल सहन नहीं होगी, जनता जवाब देगी। इसके जवाब में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। नुपुर शर्मा और शाजिया इल्मी दोनों जो अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के, इनफैक्ट नुपुर शर्मा तो कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हमारे साथ। संजय जी, इलेक्शन का टाइम है, आज वोटिंग हो रही है, नुपुर शर्मा कह रहे हैं कि आपके लोगों ने बदसलूकी करी उनके साथ और उनकी बहन के साथ। देखिए, कल से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं। मॉडल टाउन में हमारे प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ, तुगलकाबाद में आज हमला हुआ, संगम बिहार में एक महिला कैंडिडेट है, उनसे बदला थोड़ी ले सकते हैं। एक सेकंड। संगम बिहार में हमारी महिला कार्यकर्ता को मार के सर फोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कानपुर से आई वॉलंटियर है, आप कहिएगा भी मैं सामने ला सकता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, एडमिट थे वो। थाने पर FIR दर्ज कराने हमारे विधायक गए, दिनेश मोहनिया जो पूर्व विधायक है, उनको डिटेन कर लिया। ये पुलिस का रवैया है। तो उन चीजों से बौखला के अभी शराब बांटी गई इमंगोलपुरी में। सवाल का जवाब दीजिए मुझे। इतने कटु और इतने कड़े चुनाव कभी भी दिल्ली में हाल फिलहाल में याद नहीं आते हैं, या फिर किसी दूसरे राज्य में भी इतना घमासान जहां पर मचा रहा हो। तो इसीलिए एग्जिट पोल बहुत अहम हो जाते हैं। लोग वोट देकर निकलेंगे, बताएंगे उनका मिजाज क्या था, उनकी उंगली ने कौन सा बटन दबाया। एग्जिट पोल हम शाम 5 बजे से शुरू करेंगे अपना, और लगातार आज तक पर हम आपको रुझान की शक्ल में दिखाएंगे कि कैसी बन सकती है दिल्ली में अगली सरकार, किसकी बन सकती है ये सरकार।